हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कराने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर यानी क्लास 10th, ठीक है, और मैथ चैप्टर 3 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है ये। ठीक, तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, और ये पहला क्लास है, चैप्टर 3 का पहला क्लास है ये। ठीक है, और वही पढ़े जो एग्जाम में आता है, यानी आसान भाषा में मैथ सीखें। आपको बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया जाएगा, इतना आसान करके कि क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का देखेंगे, चलिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या कहता है, पहला टॉपिक जो है ना, तो पहला टॉपिक कहता है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, यानी सामान्य रूप भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले दो चर वाले रेखिक समीकरण का सामान्य रूप पढ़ेंगे या व्यापक रूप पढ़ेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर युग्म में नहीं पढ़ेंगे। रेखिक मतलब एक होता है, तो यहाँ पर उसका सामान्य रूप ये होता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये इसका सामान्य रूप है। ठीक है, जहाँ 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 ए बी तथा सी, ठीक है, जहाँ ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये आपका यानी दो चर में एक समीकरण है। रेखिक का मतलब होता है एक समीकरण। ठीक है, रेखिक का मतलब होता है एक समीकरण और एक घात वाला। तो यहाँ पर एक समीकरण है, अगर दो समीकरण को लेकर चलेंगे तो युग्म हो जाएगा। ठीक है, एक समीकरण है, तो यहाँ पर ए बी सी ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। और चर कितना है? दो चर। तो एक चर है क्या आपका? एक्स चर है, वाई भी चर है। तो कितने चर में समीकरण है? यानी दो चर में ये समीकरण है। आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद मैथ आसान हो जाएगा। यानी ये जो x है ना, ये चर है, एक चर ये है और दूसरा चर क्या है? y है। तो यहाँ पर कितने चर है? दो चर। दो चर में समीकरण है, यानी बराबर की इस पार कुछ है, बराबर के उस पार कुछ है, तो ये समीकरण कहलाता है। लेकिन कितने चर में समीकरण है? दो चर में। एक चर यहाँ पर x है, दूसरा चर क्या है? y है। और a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब a के जगह पर ऐसा भी a के जगह पर 2 4 5 6 7 8 हो सकता है, b के जगह पर कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, और सी के जगह पर कोई भी 2 4 5 संख्या हो सकता है। तो इसको ऐसा भी हो सकता है कि 3x प्लस 5y, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी क्या है? यानी दो चर में रेखिक समीकरण है। ये भी क्या है? दो चर में रेखिक समीकरण है। तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो या फिर ऐसा भी रहेगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ए के जगह पर कोई भी डिजिट, बी के जगह पर कोई भी डिजिट, सी की जगह पर कोई भी डिजिट। तो ये क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण है, जहां पर ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बारीकी से समझिए इसको। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बोर्ड पूछा जा सकता है बोर्ड में। ठीक है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का अनंत हल होता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन कहेगा ना कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल कितना होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये याद रखना है, यानी दो चर वाला कोई भी मान के चलते हैं कि x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल 5। तो ये भी ये क्या है? दो चर वाला रेखिक समीकरण है। एक समीकरण है, रेखिक मतलब एक समीकरण है। दो चर वाला यानी एक चर ये है, एक चर ये है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। तो इसका हल कितना होगा? तो इसका हल निकालते रहेंगे हम, तो निकलते रहेगा। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अनंत हल होता है, यानी दो चर वाला रेखिक समीकरण का हल अनंत होता है। एक पॉइंट ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख, आलेख मतलब ग्राफ, ग्राफ कैसा होता है? तो एक
सरल रेखा होती है। क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। जब भी अगर दो चर वाला रेखिक समीकरण का हल के बारे में बोलेगा, कितना हल हो सकता है, तो अनंत हल हो सकता है। और दूसरा बात याद रखना है आपको, क्या आपको याद रखना है कि इसका आलेख यानी ग्राफ किस प्रकार होता है, तो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना है। चलिए हम अब आगे समझते हैं, अगला जो समझना है हमको मेन। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है कि रेखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर जो लिखेंगे ना कि रेखिक समीकरण का आलेख, तो इसका हो जाएगा एक सरल रेखा। क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। इसका आलेख जो होगा ना सरल रेखा। अच्छा, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। तो ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आपको आंसर ये मानना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे अगला पॉइंट। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है इस थ्योरी से। फिर यहाँ पर क्या कहता है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल होता है। तो एक हल होता है, दो हल होता है, अनंत हल होता है। कितना हल होता है? अनंत हल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल क्या होता है? अनंत होता है। ऐसा करके पूछेगा तो आपको आंसर अनंत मार देना है। इसी को यहाँ पर भाषा में पूछ दिया या पूछ देगा कि x + 2y = 6। ये क्या है? एक चर दो चर, तो दो चर में रेखिक समीकरण है, मतलब एक समीकरण है। तो इसका हल कितना होगा? तो इसका भी हल क्या हो जाएगा आपका? यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे जवाब देना है। चलिए फिर आगे बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सवाल कहता है कि समीकरण x + 2y = 8। ठीक है, ये आप देखिए ये कैसा समीकरण है? यानी दो चर वाला रेखिक समीकरण है। एक समीकरण, दो समीकरण है, दो समीकरण एक साथ रहता तो युग्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका हल आपका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, या भाषा में पूछे या फिर समीकरण दे के पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो अनंत जैसे देगा तो मार दीजिएगा, अनंत वाला आंसर सही है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। आप शुरू से अंत तक पूरा क्लास कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका कोई भी बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेखिक समीकरण ठीक है x + y = 5 का हल है। अब देखिए यहाँ पर अनंत तो नहीं दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। ठीक है, मेन है कंसेप्ट पर पूरा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में अनंत दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में अनंत नहीं है, क्योंकि ये दो चर में रेखिक समीकरण है तो इसका हल अनंत होता है। लेकिन अनंत नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में इसको हल कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात कि x + y = कितना है? 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में पहला जो ये 3 है ना, ये x का मान है और दूसरा कॉमा के बाद ये y का मान है। अगर हम ये x का मान है और ये y का मान है, ये x का मान है, y का मान है। अब ये दोनों का मान बैठाने के बाद अगर यहाँ इधर 5 है, LH 5 हो जाएगा, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना है? 3 है, तो यहाँ पर x के जगह पर 3 लिखेंगे प्लस y के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर इधर क्या है? 5 है। ठीक है, ये LH है, ये दोनों मिलके कितना होगा? 5 हो जाएगा। और उधर कितना है? 5। तो LH बराबर RH 5 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर अनंत नहीं देगा तो इस तरह से ऑप्शन से आप आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। जैसे यहाँ 4, अगर दूसरा हम सॉल्व करके देखें तो यहाँ पर क्या है? x + y = 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 4 + 6 तो बराबर कितना होगा? 10 होगा। तो 10 यहाँ तो है नहीं, यहाँ 5 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए नंबर। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझना है आपको। क्या समझना है? कि यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप या फिर सामान्य रूप। तो इसका सामान्य रूप जो होता है ना, तो इसका सामान्य होता है रूप। अब यहाँ पर देखिए दो चर वाला रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जब आ गया ना, तो युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि रेखिक समीकरण कितना होगा? 2 होगा। और दोनों को एक साथ जब हल करेंगे तो उसको युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, दो समीकरण। तो यहाँ से मेन 10 क्लास आपका स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का
सामान्य रूप या व्यापक रूप कहा जाए तो इसका रूप होता है, ये होता है a1, ठीक है, a1 x, ठीक है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये हो गया और दूसरा हो जाएगा आपका a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों दो रेखिक समीकरण जब एक साथ रहे, जब एक रेखिक समीकरण ये है, एक रेखिक समीकरण ये है, जब दो रेखिक समीकरण एक साथ रहे या एक साथ सॉल्व करे तो उसको बोलेंगे युग्म। क्योंकि जोड़ा में हो गया, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे समीकरण युग्म। क्या कहेंगे? समीकरण युग्म का सामान्य रूप, ठीक है, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप या सामान्य रूप, इसी को कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो अच्छा, युग्म रहे, युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अच्छा, युग्म इसी को रहेगा निकाय, या फिर युग्म लिखा हुआ रहे या निकाय लिखा हुआ रहे, जब भी दो समीकरण एक साथ रहे तो उसको युग्म कहेंगे, निकाय कहेंगे या फिर युगपत कहेंगे। क्या कहेंगे? युगपत, ठीक है, युगपत कहेंगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। यहाँ युग्म के जगह पर निकाय भी लिख सकता है, ठीक है, युगपद भी लिख सकता है। तो आप समझ जाइए कि दो समीकरण एक साथ है। तो ये इसका सामान्य रूप हो गया, जहां 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 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं है। सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं है, ठीक है, सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका सामान्य रूप हम लोग देख लिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे फिर समझना है हमको कौन चीज, तो वो चीज पर आइएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला बात, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब युग्म से हम लोग समझेंगे तो पहला यहाँ पर देखेंगे क्या कि दो चर वाले, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा, दो समीकरण एक साथ होगा। युग्म का हल दो विधि से करते हैं, ठीक है, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का हल कितने विधि से करेंगे? दो विधि से हल करेंगे। पहला विधि का नाम है आलेखीय विधि, जिसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं, ग्राफीय विधि भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा विधि कौन विधि से हल करेंगे? तो बीजगणितीय विधि, जिसको अलजेब्रिक मेथड से हल करते हैं, ठीक है। यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को दो विधि से हल किया जा सकता है, ठीक है। पहला विधि का नाम है आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि, दूसरा का नाम है बीजगणितीय विधि यानी अलजेब्रिक विधि। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? आलेखीय विधि, ठीक है, आलेखीय विधि या फिर ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये जो देखेंगे, तो इस चैप्टर में मतलब कुछ बातें हैं जो याद रखना है, डायरेक्ट वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सी बातें हैं वो याद रखना है जो आपको, तो वो बातें हैं आपका पहला पॉइंट में याद रखना है कि पहला पॉइंट में क्या याद रखना है? दो यानी दोनों रेखाएं, ठीक है, दो यानी दो रेखिक समीकरण होगा तो दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं होगी, ठीक है। तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर अगर आपका आलेख अगर आपका आलेख अगर आपका आलेख इस तरह से दो सरल रेखाएं, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, यदि ग्राफ में आलेख में दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटे, मान के चलते यहाँ पर क्या किया? काटा है, यहाँ पर क्या किया है? काटा है, तो इसको बोलेंगे कौन रेखा है? ये दोनों रेखाएं क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन कंडीशन उत्पन्न होगा, ठीक है, और दूसरा स्थिति क्या उत्पन्न होगा कि दोनों रेखाएं समांतर है। तो ऐसा अगर आलेख में आए, ऐसा दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को काटे तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और दोनों रेखाएं समांतर कब होता है? जब आलेख में एक रेखा ऐसे और दूसरा रेखा ऐसे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। अगर ग्राफ में इस तरह का दो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं कटे तो इसको, ये दोनों रेखा को क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। और तीसरा स्थिति ये उत्पन्न होगा कि दोनों रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब
ग्राफ में एक रेखा इस तरह से होकर गुजरेगी और दूसरा रेखा उसी पर होकर गुजरेगी, दूसरा भी रेखा इसी पर होकर गुजरेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। जब भी आपको याद रखना है, जब भी ग्राफ में यानी आलेख में अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे से होकर गुजरी तो उसको कौन रेखा बोलेंगे? समपाती रेखा। और दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटे, एक दूसरे से होकर नहीं गुजरी, अलग अलग जाके गुजरे तो समांतर रेखाएं। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काटे, तो उसको बोलेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और एक बात याद रखना है, ऐसा आलेख में ऐसा अगर हो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? संगत। अगर और दोनों रेखाएं दोनों समांतर रेखा होगा तो उसको बोलेंगे असंगत। इसका हल होगा, इसका हल नहीं होगा, इसका हल होगा। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग समझते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फिर। अब अगला समझना है नोट में। ठीक है, नोट में समझना है एक चीज। नोट में इंपॉर्टेंट वाला बात याद रखना है कि आपको नोट में ये चीज याद रखना है, पहला पॉइंट, कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है, B1/B2, अगर दो समीकरण है ना, पहला समीकरण का क्या नाम है? A1 B1 C1, दूसरा समीकरण का नाम A2 B2 C2। ठीक है, तो अगर ऐसा अनुपात करेंगे, अनुपात करके तुलना, तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? तो ऐसा होगा तो सबसे पहले कहेंगे संगत। क्या कहेंगे? संगत। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ऐसा कंडीशन पर आने पर क्या कहेंगे? संगत। फिर से जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक नाम है संगत, ठीक है, और दूसरा नाम है इसका अद्वितीय हल। क्या है? अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अच्छा, अद्वितीय हल को बोलते हैं सिर्फ एक हल। अद्वितीय हल का दूसरा नाम क्या है? अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, सिर्फ एक हल। ठीक है, सिर्फ एक हल के नाम से भी जानते हैं, कोमा। फिर हमको समझना है, यानी ऐसा अगर स्थिति उत्पन्न होता है दो समीकरण में तो इसको बोलते हैं संगत। किस किस नाम से जानेंगे? संगत के नाम से जानेंगे, अद्वितीय हल या फिर सिर्फ एक हल। फिर इसको कहेंगे अविरोधी हल। क्या कहेंगे? अविरोधी हल, अविरोधी हल के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या जानते हैं? कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला नाम क्या है? कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये सब नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला बात है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर सवाल कैसे आएंगे वो भी हम समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी इस सिचुएशन में A1, ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ऐसा अगर स्थिति बनता है तो इसको किन किन नाम से जानते हैं? तो इनको यानी एक नाम जानेंगे कि ओ संगत है, ठीक है, अद्वितीय हल है, या फिर सिर्फ एक हल है, इसी को बोलेंगे अविरोधी हल, इसी को बोलेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना सब नाम से हम लोग जानते हैं। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट हम करा दिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको, अगर आपको A1/A1, ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, क्या? A1, ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है नंबर 2 में याद रखना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, जब आपका इस तरह का कंडीशन उत्पन्न हो जाए, तीनों बराबर, ठीक है, इसका मान, इसका मान, इसका मान, तीनों का मान अगर बराबर हो जाए तो फिर किन किन नाम से जानेंगे हम लोग? जब ऐसे तीनों बराबर हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहते हैं संगत। क्या कहेंगे? संगत नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? तो संगत नाम से जानेंगे हम लोग। ठीक है, संगत
नाम से जानेंगे। फिर कौन नाम से जानेंगे? तो फिर हम लोग जानेंगे संपाती, संपाती नाम से जानेंगे। फिर कौन नाम से जानेंगे? तो फिर हम लोग जानेंगे कि आश्रित हल, आश्रित हल। फिर कौन नाम से जानेंगे? आश्रित हल के बाद फिर हम लोग जानेंगे ठीक है, तो फिर हम लोग कौन नाम से जानेंगे? आश्रित हल। फिर जानेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर हम लोग कौन नाम से जानेंगे? तो फिर हम लोग जानेंगे जा करके, यानी एक तो जान गए हम लोग कि अगर तीनों बराबर हो, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, यहाँ पर b1, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर ऐसा रहे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 रहे, तो इसको किन किन नाम से जानेंगे? तो इसको जानेंगे कि संगत कहलाएगा, और संपाती कहलाएगा, आश्रित हल कहलाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। फिर ये अविरोधी हल भी कहलाता है। कौन नाम से? अविरोधी हल। अविरोधी, अविरोधी हल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको इतना सब नाम याद रखना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, इनमें से कौन सा ऑप्शन में दे दे आपको कहना मुश्किल है, इसमें थोड़ा मेहनत करना है। ठीक है, ये याद हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट, इसका 3 स्थिति है, तीनों को याद रखना है, जिनमें से 2 स्थिति हम बता दिए, 2 कंडीशन बता दिए, एक कंडीशन और है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। चलिए अब तीसरा वाला पॉइंट जो देखेंगे ना, तो तीसरा वाला पॉइंट क्या कहता है? तीसरा वाला पॉइंट कहता है कि अगर ऐसा हो a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। ठीक है, तब इसको किन किन नाम से जानेंगे हम लोग? तो कहने का मतलब कि ये दोनों a1 बटा इतना का मान बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 का मान बराबर ना हो। ठीक है, तब क्या नाम कहेंगे? तो इसको कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। क्या कहेंगे? असंगत, असंगत। उसके बाद इसको क्या कहेंगे? तो समांतर, समांतर रेखाएं भी कहेंगे इसको, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं के नाम से भी जानते हैं, यानी समांतर कहेंगे। इसको कहेंगे कि कोई हल नहीं है। फिर अगला क्या बोलेंगे? कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। फिर हम कौन नाम से जानेंगे? तो इसको जानेंगे विरोधी हल। ठीक है, विरोधी हल के नाम से भी जानते हैं, विरोधी हल। अब तक 2 में पढ़े अविरोधी हल, इसमें पढ़ेंगे विरोधी हल के नाम से भी जानते हैं, विरोधी हल। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब नाम क्या करना है? याद रखना है। कहने का मतलब कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो ऐसे कंडीशन में इसका क्या नाम कहेंगे? असंगत कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे, कोई हल नहीं है, यानी और कहेंगे विरोधी हल। क्या कहेंगे? विरोधी हल कहेंगे। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या समझना है इसमें, क्योंकि कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिना कंसेप्ट का आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। ठीक है, और कंसेप्ट आएगा तो सभी ऑब्जेक्टिव सेकेंड में बता दीजिएगा, जैसा कि कुछ देर के बाद हम आपको सवाल दिखाएंगे। ठीक, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ये सब पॉइंट याद रखना है। क्या? वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल हो, यानी समीकरण युग्म, यानी दुगो समीकरण, ठीक है, उसको युग्म कहेंगे। यानी वो समीकरण युग्म जिसका कोई हल हो,
अगर हल होगा तो वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, अगर हल नहीं होगा तो असंगत कहलाएगा। बस दो चीज याद रखना है, ये सारा का निचोड़ ये हो जाएगा, यदि हल है तो संगत कहलाएगा, अगर हल नहीं है तो असंगत कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, वो समीकरण युग्म जिसका कोई हल हो क्या कहलाता है, तो संगत कहलाता है। ठीक है, हल होगा तो संगत कहलाता है। दूसरा पॉइंट, वो समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, अगर कोई हल ना हो, नहीं होगा, तो असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट याद रखना है कि समीकरण युग्म जिसका एक अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल हो, अद्वितीय हल हो यानी हल हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, संगत कहलाता है। ठीक है, संगत कहलाता है। अगला पॉइंट याद रखना है, वो समीकरण युग्म जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यानी अनेक हल हो, एक हल हो, अनेक हल हो, लेकिन हल हो रहा है ना, जब भी हल होगा तो वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। ये पूरा का निचोड़ है कि अगर हल हो रहा है तो संगत होगा, हल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो संगत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जितना अब तक थ्योरी हम कराए कंसेप्ट, उसके आधार पर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल है कि वो समीकरण युग्म जिसका एक अद्वितीय, इसको अद्वितीय पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अद्वितीय हल हो, क्या कहलाता है, तो हल हो रहा है ना, तो हल हो रहा है तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या कहता है कि यदि, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यदि रेखिक समीकरण युग्म संगत है, यदि रेखिक समीकरण युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, अगर संगत होगा, अगर समीकरण युग्म संगत होगा तो आपका संगत होने के लिए उसका रेखा ऐसा होगा तब भी संगत होगा, या फिर संपाती रेखाएं होगा तब भी संगत, ये रेखा होगा तब भी इसका संगत होगा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा तो संगत कहलाएगा, या एक रेखा दूसरी रेखा से होकर गुजरेगा तब भी क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है संगत होने के लिए, और असंगत होने के लिए एक रेखा दूसरे रेखा के क्या होगा, समांतर होगा, अगर समांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, असंगत हो जाएगा, तो ये याद रखना है। तो यहाँ कहता है यदि रेखिक समीकरण युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। ठीक है, तो या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा या फिर संपाती रेखा होगा, तो ये समांतर रेखा तो होगा नहीं, समांतर के लिए असंगत होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी ये भी नहीं, हमेशा संपाती ये भी नहीं, यानी प्रतिच्छेदी या संपाती, प्रतिच्छेदी रहेगा तब भी संगत होगा और संपाती रहेगा तब भी संगत होगा। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे आपके सामने फिर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि रेखिक समीकरण, ठीक है, समीकरण युग्म असंगत, ठीक है, असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा है असंगत, अभी बताए ना, यानी समांतर रेखाएं होगा, क्या होगा, समांतर रेखाएं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्या कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। अब देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब भी होगा ना, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसा होता है, ठीक है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब भी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो इसके हलों की संख्या अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होता है, तो सिर्फ एक हल, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय नहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसका दूसरा नाम क्या है, सिर्फ एक हल। ठीक है, केवल एक हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो चर एक्स वाई, ठीक है, दो चर में रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के, ठीक है, ये रेखिक समीकरण कितने चर में, दो चर में, ठीक है, के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि दो चर में एक ही समीकरण है ना, दो समीकरण नहीं है, समीकरण युग्म में नहीं है, केवल एक समीकरण है, लेकिन दो चर में है तो इसका हल होगा अनंत। अनंत का मतलब होता है अनगिनत, अनंत का मतलब क्या होता है, अनगिनत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने क्या है, कहता है कि एक रेखिक समीकरण का घात होगा। तो रेखिक समीकरण होता है ना, तो उसका घात हमेशा क्या होता है, 1 होता है। देखिए रेखिक समीकरण मान के चलते हैं 3x + 2y = 5। तो ये x क्या है, x है आपका चर, ठीक है, y है चर, तो इसमें घात कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो एक घात होता है। कितना होता है, एक घात होता है, तो घात एक होता है, ठीक है, तो एक घात होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन कहता है कि समीकरण, ठीक है, समीकरण युग्म इतना एवं इतना, ठीक है। अब युग्म आ जाएगा जब भी ना, युग्म या निकाय या युगपत, तो दो समीकरण रहेगा, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो आप ऐसा कर लीजिए। देखिए दोनों समीकरण को यहाँ लिख देते हैं। एक समीकरण ये है, ठीक है, और एक समीकरण ये है। तो क्या है यहाँ पर, 2x - y बराबर -3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यानी -3 है, यहाँ पर क्या है, माइनस, क्या है पहला समीकरण, यानी कि पहला समीकरण है 2x - y -3 = 0, ठीक है, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर, एवं दूसरा समीकरण है 12x प्लस में 7y -5 = 0, ठीक है, ये दूसरा समीकरण। तो a1 का मान कितना है, ये है a1, ठीक है, ये क्या है, a1 है, a1 है। और यहाँ पर देखिए a1 का मान यहाँ पर क्या है, b1, यहाँ पर c1, ये पूरा a1 b1 c1, और दूसरा वाला में a2 b2 c2। तो इसको अनुपात कर लेंगे, a1 बटा a2, ठीक है, इसका मान निकाल लेते हैं। तो a1 यहाँ पर a1 है तो कितना है, 2 है, ठीक है, और a2 दूसरा वाला समीकरण में यहाँ पर ये a2 का मान है तो कितना है, 12 है, ठीक है, 12 है। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/6। फिर निकाल लेंगे b1 बटा b2, ठीक है। तो b1 का मान देखिए, यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है अंक, तो क्या है, 1 है, तो लेकिन माइनस में 1, और इसका मान क्या है, 7 है, कितना है, 7, ये कटेगा नहीं। तो अब ध्यान से देखिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या है, 1/6 आया, इसका मान माइनस में 1/7 आया, बराबर होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। इसका मान आया माइनस, कितना आया, तो इसका मान आया आपका, इसका मान आया यहाँ पर, इसका मान आया a1 बटा a2 कितना आया, 1/6, और यहाँ पर b1 बटा b2 का मान आया -1/7, -1/7। देखिए प्लस में ये माइनस में ये बराबर नहीं है, तो पहला जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग समपाती रेखा तो कहेंगे नहीं, समांतर रेखा तो कहेंगे नहीं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको अनुपात करके ही निकालना है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म, युग्म जब भी रहेगा तो दो समीकरण होगा, एक ये है, तो ये अब संगत है कि असंगत है कि आश्रित है, तो इसको चेक करना होगा। क्या करना होगा, a1 बटा a2, ठीक है, a1 का मान कितना है, 2, और a2 का मान दूसरा वाला समीकरण में 4 है, इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 आ गया, ठीक है। फिर b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, -3 b1 का मान, ठीक है, ये b1 का मान है, और b2 का मान -6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो इसका भी मान क्या हो गया, 1/2, ठीक है। फिर लास्ट में निकालेंगे c1 बटा c2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा तो तीसरा भी चलना है। तो c1 का मान कितना है, 8/9, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू वाला दोनों a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। तो ऐसे वाला, इससे पहले हम बताए ना कंसेप्ट, 3 पॉइंट, तो ये दोनों बराबर हो और लास्ट में बराबर ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि
रेखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के कितने हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे, इसको भी अनुपात के रूप में हल करना है। सबसे पहले इसको a1 बटा a2, ठीक है। a1 का मान देखिए, ये पहला समीकरण a1 b1 c1, ठीक है। तो a1 का मान कितना है, 2 है। अब बटा में a2 है, तो यहाँ पर क्या है, ये a2 b2 c2 है, तो यहाँ पर 6 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 2 एक कम 2, द्वितीय 6, तो 1 बटा क्या होगा, 3 होगा। फिर उसी प्रकार b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा b1 का मान कितना है, माइनस में 3 है। ठीक है, माइनस में 3 और माइनस में 9, b2 का मान क्या है, माइनस में 9। इसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो इसका भी क्या होगा, 1/3। अब देखिए 1/3 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो हमको निकालना होगा c1 बटा c2। c1 बटा c2 निकाल लेते हैं। c1 का मान क्या है, 2 और c2 का मान क्या है, 5 है। तो ये बराबर नहीं आया, ये दोनों तो सेम आ गया ना, ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है c1 बटा c2 का। जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। सब देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इतना एवं इतना संगत है या असंगत है, इसको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व जो करेंगे ना, तो कैसे, अगर सब्जेक्टिव में बनाएंगे 2 नंबर, तो इसको ऐसे लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है, ये समीकरण 1 है। और दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y और बराबर 8, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे a1 b1 c1, ठीक है। तो a1 पहला वाला a1, यहाँ x के साथ कोई अंक दिखाई नहीं देता है, तो 1 है। b यानी y के साथ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, b1, और ये है c1 का मान 5 है। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे दूसरा वाला समीकरण से a2 का मान क्या है, 2 है, और b2 का मान कितना है, तो 3 है, और c2 का मान कितना है, तो 8 है। ठीक है, ये निकालने के बाद आगे हमको क्या करना है, a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। a1 का मान देखिए 1 बटा a2 का मान 2 है। उसके बाद b1 बटा b2 निकाल लेते हैं। तो इसको जब देखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखिए, ये मान और ये मान बराबर है, नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है, तो c1 बटा c2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों बराबर होता है, तो हम c1 बटा c2 निकालते। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब बराबर नहीं है, तो ये ऐसे सिचुएशन में 3 पॉइंट हम लिखा है ना, तो ऐसा आने पर क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और विरोधी हल। तो यहाँ पर पूछा है कि संगत या असंगत, तो ऐसा आने पर संगत, अतः संगत है, अतः संगत है। ठीक है, संगत है आंसर। ठीक है, ऐसा बना दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, ये आज क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 3 का पहला क्लास था। ठीक है, जो कि कंसेप्ट के साथ बताएं। अब इसका दूसरा क्लास, पहले इसको पूरा देख लीजिएगा, और जो बच्चा इसको देखने के बाद दूसरा क्लास नहीं भूलिएगा। ठीक है, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा।